हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शर्मा जी के क्लासेस पर। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में अपन लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश के परावर्तन में हमने समतल दर्पण द्वारा परावर्तन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। हमने पढ़ा कि द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। हमने इन सब के बारे में हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि इन गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब निर्मित होते हैं। गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी, कि गोलीय दर्पणों में विभिन्न दूरियों के लिए क्या क्या चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। और उसके बाद अपन दर्पण समीकरण पढ़ेंगे, मिरर मिरर इक्वेशन पढ़ेंगे, दर्पण समीकरण पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अपन पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है। हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी कि द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। तो अपन पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन अपन पढ़ रहे थे। हमने विभिन्न परिभाषाएं देखी। आज अपन देखते हैं कि गोलीय दर्पण से वास्तव में परावर्तन होते कैसे हैं। गोलीय दर्पण से वास्तव में परावर्तन के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनती है, कैसे इमेज बनते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, अपन ने पढ़ा था कि किसी भी गोलाकार कांच के गोलाकार जो गोला है, उस खोखले गोले के किसी एक भाग यानी एक द्वारक को काटकर अगर उसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो किस तरीके का दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण, कॉन्वेव मिरर। और अगर कांच के गोले के एक भाग को यानी द्वारक को काटकर उसके अंदर की साइड पॉलिश कर दी जाती है तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। जैसे हमने इस कांच के किसी गोले को, इस भाग को काटा जिसको हमने द्वारक कहा था, अगर इसके अपन बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, बाहर की साइड पॉलिश कर दें, तो ये जो दर्पण है ये कैसा है, अवतल दर्पण। फिर अपन ने कल कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। हमने उन परिभाषाओं में सीखा था कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोलर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इस द्वारक का जो केंद्रीय बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वो इसका क्या कहलाता है, ध्रुव यानी कि पोलर कहलाता है। फिर अपन ने कल पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या इस द्वारक को वर्त के या गोले के जिस भाग से काटा गया है उसे क्या कहते हैं, उस वर्त का कोई ना कोई केंद्र होगा, उसका जो कोई केंद्रक बिंदु होगा उसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर अपन ने कल पढ़ा था कि इस वक्रता त्रिज्या और फोकस और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये इस दर्पण की क्या हो गई, मुख्य अक्ष। फिर अपन ने कल पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के, अगर कोई प्रकाश और पोलर पी और वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है इसे अपन ने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर कहा था। पोलर पी और वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। फिर अपन ने कल पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस दर्पण पर आपतित होती हैं तो ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। मान लिया वो बिंदु क्या है, ये यहाँ पे स्थित है। ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरेगी और जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उससे अपन ने क्या कहा था, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। फिर अपन ने फोकस दूरी की चर्चा की थी कि फोकस दूरी क्या होती है, पोलर पी और फोकस के मध्य की जो दूरी है उसे अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इन सब के बारे में कल अपन ने पढ़ा। हमने जाना कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। तो आप सबको शायद ये समझ में आ गया होगा।
अब अपन पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बने थे, हमने प्रतिबिंब बनाया भी था। तो आज अपन पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां हो सकती है। हमने समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थिति पढ़ी थी कि कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बिंब है या कोई भी वस्तु है वो समतल दर्पण के सामने स्थित है। अब देखिए, इन गोलीय दर्पणों में क्या होगा या इन उत्तल या अवतल दर्पणों में क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। हमने इस कांच के गोले के उस एक भाग को लिया, उस द्वारक को लिया और उसके अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी तो ये कैसा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। अब देखिए कि अब यहाँ पे बिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था फोकस बिंदु पढ़ा था, हमने वक्रता केंद्र सी पढ़ा था, हमने स्पोलर पी को पढ़ा था और यहाँ पे बहुत दूरी पर अनंत स्थित है। अब देखिए बिंब कहाँ कहाँ हो सकता है। हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। वो इस मुख्य अक्ष पर या तो अनंत से परे हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, यहाँ पे अनंत से दूर, या हमारे अनंत और वक्रता केंद्र इन दोनों के मध्य हो सकता है, यहाँ पे कहीं हमारा बिंब हो सकता है, या हमारा बिंब वक्रता केंद्र और फोकस इन दोनों के मध्य कहीं हो सकता है, या हमारा बिंब इस फोकस और पोलर पी के मध्य हो सकता है। तो ये इतनी सारी परिस्थितियां बनती है कि अगर हमारा बिंब अनंत से दूर है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर हमारा बिंब या हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र इसके मध्य तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट या वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस इसके मध्य तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और अगर हमारा बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक करके इन सब को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि जब हमारा बिंब, हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी वस्तु अनंत से दूर स्थित है, अनंत से परे स्थित है, तो इस स्थिति में क्या होगा इसको समझते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, जब हमारा बिंब अनंत पर स्थित है, अनंत से यानी कि वक्रता केंद्र से परे स्थित है। फर्स्ट स्थिति, जब बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वो वस्तु जिसका अपन को प्रतिबिंब बनाना है कहां पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फिर अपन पढ़ेंगे कि हमारा बिंब अगर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं स्थित हो, फिर अपन पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कहीं स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस और ध्रुव के मध्य अगर कहीं प्रतिबिंब हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि गोलीय दर्पण से यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता क्या है, प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। हमने कल परावर्तन का नियम पढ़ा था, उसी परावर्तन के नियम के बेस पर अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम पढ़ते हैं। तो पहले अपन उनको समझते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, अपन लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, देखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते समय अपन को दो तीन बातों का ध्यान रखना है, दो तीन नियम का ध्यान रखना है। जैसे मान लिया ये कोई गोलीय दर्पण है, ये मान लिया अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब निर्माण होगा उसके लिए अपन को दो तीन रूल्स ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये इस अवतल दर्पण से कहीं भी किसी भी दूरी पर स्थित है, मान लिया। अब इस बिंब का, इस ऑब्जेक्ट का से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है। अगर प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो कल अपन ने पढ़ा था कि वो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। अगर प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम कि अगर प्रकाश किरण मान लीजिए इस बिंब या प्रतिबिंब से प्रकाश किरण मान लीजिए फोकस से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है तो वो क्या होगी, वो इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। पहला नियम अपन ने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है तो वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि अगर बिंब से या वस्तु से कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो वो इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब क्या होगा यदि प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से गुजरे, अगर प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से गुजरती है
तो वापस यहीं से लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिधर से आई है, जहां से आई है, वापस वहीं लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा समझिएगा कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई और वापस वक्रता केंद्र से ही क्यों चली जाती है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये गोलीय दर्पण का ये जो द्वारक है, ये किसका भाग है? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये द्वारक उस खोखले गोले का भाग है। तो ये द्वारक इस किसी गोले का भाग है, एक नहीं, ये अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि ये जो द्वारक है ये उस खोखले गोले का भाग है। अब मान लीजिए कि ये जो वक्रता केंद्र है सी, मैं इसको यहां पे डिनोट कर सकता हूं, ये उस गोले का केंद्र होगा, वक्रता केंद्र सी। अब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए यहां पे आ रही है, मान लीजिए इस वक्रता केंद्र से गुजरकर इस द्वारक के इस भाग पर टकरा रही है, इस भाग पर टकरा रही है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, क्या यार, ये जो लाइन होगी ये ये जो दर्पण है इसके लंबवत नहीं होगी क्या? देखिए, मान लीजिए मुझे इस गोले के लंबवत कोई लकीर खींचनी है, कोई रेखा खींचनी है, तो मैं इस पर पहले एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, फिर इसके लंबवत एक लाइन खींच दूंगा। तो ये वास्तव में कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। इसलिए इस द्वारक के लिए, इस दर्पण के लिए ये जो लाइन रेखा होगी जो वक्रता के अंदर सी से गुजर रही है, ये इसके लिए वास्तव में क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। तो और फिर अपन ने पढ़ा कि अभिलंब है, ये वास्तव में क्या है? अभिलंब ही है। ये जो आने वाली रेखा है वो क्या है? इस परावर्तक पृष्ठ पर जो टकराने वाली रेखा है वो वास्तव में क्या है? अभिलंबी है। और फिर परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जिस कोण से प्रकाश किरण आपतित होगी वापस उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रकाश किरण कितने डिग्री के कोण से आपतित हो रही है? 0 डिग्री के कोण से। अपन वो कोण कैसे ज्ञात करते हैं? अभिलंब के साथ कोई रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है, अभिलंब के साथ कोई रेखा कितने डिग्री का कोण बना दी, यही तो आपतन कोण होता है। ये रेखा तो वास्तव में अभिलंबी होगी। तो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो परावर्तित होने वाली किरण भी कितना डिग्री का कोण बनेगी? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जो परावर्तित होने वाली किरण होगी वो क्या होगी? वास्तव में अभिलंबी होगी। इसलिए जो प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती हुई इस गोलीय दर्पण पर टकराती है तो वापस वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाती है। आप समझ गए होंगे। अब अपन एक रूल जो चौथा और है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से या किसी वस्तु से प्रकाश किरण आकर इस ध्रुव पर किसी कोण से टकराती है तो जिस कोण से ध्रुव पर आकर टकराई वापस उसी कोण से वापस लौट जाती है। तो अगर मान लीजिए ये आई कोण से आकर टकराई तो वापस इसी आई कोण से पुनः लौट जाएगी। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के हमने कुछ नियम पढ़े, चारों नियम पढ़े, चारों को वापस समझते हैं थोड़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी बिंब से, किसी वस्तु से या किसी ऑब्जेक्ट से आई और अगर वो इस मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस दर्पण से टकराई, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कल अपन ने फोकस की परिभाषा से पढ़ा था कि वो कहां से गुजर जाएगी? इस मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। नियम नंबर 1, पहला नियम यही है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। दूसरा नियम अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस से गुजर रही है, फोकस से गुजरकर इस दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के पश्चात वो क्या होगा? टकराने के पश्चात वो इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। पहला नियम अपन ने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। और दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो किससे गुजर जाएगी? वो इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, तीसरा नियम अपन ने अभी क्या पढ़ा था? तीसरा नियम अभी अपन ने यह पढ़ा था कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से गुजरकर इस मुख्य अक्ष से टकरा रही है, इस दर्पण पर टकरा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो वापस क्या हो जाएगी? इसी वक्रता केंद्र से जिधर से आई है वापस उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अभी अपन ने समझ लिया था। क्योंकि ये जो वास्तव में ये जो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है ये उस अवतल दर्पण का वास्तव में क्या होगा? अभिलंबी होगा। क्योंकि अगर मुझे इस बिंदु पर
अभिलंब खींचना है तो मुझे पहले इससे पहले स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, और जो केंद्र की ओर जो रेखा जाएगी वो उसका क्या होगा, अभिलंब होगा, क्योंकि ये गोले दर्पण इस खोखले गोले से बना हुआ है और उस खोखले गोले का केंद्र सी है, और अगर हम उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो रेखा केंद्र से गुजरेगी वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, अभिलंब होगी। तो इसलिए प्रकाश किरण जिस दिशा से आई वापस उसी दिशा में चली गई। तो ये अपन ने तीसरा नियम पढ़ा कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर या गोले दर्पण पर टकराती है तो वापस वैसे ही चली जाती है जिस रास्ते से वो आई है, यानी कि वापस वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है। चौथा नियम अपन ने क्या पढ़ा, चौथा नियम अपन सामान्य जो परावर्तन का नियम है उसी को अपन ने लिखा। क्या लिखा कि अगर प्रकाश किरण आकर इस मुख्य फोकस से जिस कोण से आकर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ प्रकाश किरण फोकस पर जिस कोण से आपतित होती है वापस क्या होती है, उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये अपने चारों नियम पढ़े थे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम है। क्या है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर गुजर रही है तो वो फोकस से चली जाएगी, अगर प्रकाश किरण फोकस से होते हुए इस दर्पण पर आपतित हो रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर इस दर्पण पर टकरा रही है तो पुनः वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। चौथा अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रकाश किरण इस पोलर पी या ध्रुव पर कोई कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के साथ कोई कोण बनाती हुई आपतित हो रही है तो वापस मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण बनाता हो वही कोण बनाते हुए आपतित हो जाती है। जैसे अगर आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो वापस आई कोण बनाते ही परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तन के चारों नियम है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के चारों नियम है। तो आप समझ गए होंगे इस नियम का, इन सभी नियमों का बेस क्या है, वही परावर्तन का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी परावर्तन के नियम से गोलीय दर्पण के लिए हमने ये 4 नियम निकाले हैं, ये 4 नियम हमने बनाए हैं। तो अब अपन इन चारों को लिख लेते हैं। देखिए एक एक करके इन चारों को लिख लेते हैं। पहले इन 2 को लिख लेते हैं। पहला क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। भाई अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस दर्पण पर टकरा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाएगी, मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये अपन ने पहला नियम पढ़ा कि गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई किसी दर्पण पर टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उस टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है, फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित दर्पण या दोनों दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण भी और अवतल दर्पण भी, दोनों के लिए चारों नियम क्या है, सेम है। आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तो ये अपन ने 2 नियम पढ़े कि अगर प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से चली जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दोनों नियम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन वो जो शेष 2 नियम है उसके बारे में लिखते हैं।
देखिए तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, अगर वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है तो वो वापस वक्रता केंद्र से होकर ही परावर्तित हो जाएगी, यानी कि जहां से प्रकाश किरण आई है वापस उसी रास्ते चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ये जो रेखा होती है जो वक्रता केंद्र से आती है, ये जो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है, ये वास्तव में इस गोलीय दर्पण के लिए क्या करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। और परावर्तन के नियम के साथ से अपन ने क्या पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम न केवल समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं, गोलीय दर्पण के लिए, यानी कि जितने प्रकार के दर्पण है उन सब के लिए परावर्तन का नियम वो लागू होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप ये समझिएगा कि वास्तव में अगर इस दर्पण का मुझे अभिलंब खींचना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक स्पर्शरेखा खींचूंगा, क्योंकि ये गोला है, गोले का एक भाग है, तो मुझे सबसे पहले उस पर स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी और फिर उस स्पर्शरेखा को जो केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उसके लिए क्या होगी, अभिलंब होगी। तो ये इसके लिए क्या है, अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि अभिलंब के साथ कोई रेखा जितने कोण बनाते हुए आपतित होती है वापस अभिलंब के साथ उतने ही कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब ये रेखा वास्तव में अभिलंब भी है, तो अभिलंब भी है, तो अभिलंब के साथ अभिलंब का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री। सिंपल सा बात है। इसलिए प्रकाश रेखा जिधर से आई वापस उधर से ही चली गई। तो अपन लिख सकते हैं यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है, वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई आपतित होती है, C से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी, तो परावर्तन के पश्चात पुनः वहीं चली जाएगी जहां से आई, पुनः उसी रास्ते चली जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र C से गुजर जाती है, पुनः वक्रता केंद्र C से गुजर जाती है, वक्रता केंद्र C से गुजर जाती है। ये अपन ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का तीसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वापस पुनः वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। चौथा नियम जो सामान्य सा परावर्तन का नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष पर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण पोलर P यानी कि ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण से वो आपतित हुई है वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर वो थीटा कोण बनाते हुए आपतित हुई है तो वापस थीटा कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष इस गोलीय दर्पण के लिए क्या है, अभिलंब का कार्य करेगा, क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है ये वक्रता केंद्र C से गुजर रहा है। जो रेखा वक्रता केंद्र C से गुजरेगी वो इस दर्पण के लिए क्या करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। ये कोई भी गोला है, आप यूं समझिए, इसका एक केंद्र बिंदु है, तो अगर मुझे इसके अभिलंब खींचने हैं या इसकी परिधि पर मुझे लंबवत कोई रेखा खींचनी है तो वो सारी कहां से गुजरेगी, मैं इन सब बिंदुओं पर स्पर्शरेखा खींचूंगा, पहले स्पर्शरेखा खींचूंगा और फिर इसको क्या करूंगा, वक्रता केंद्र C से मिला दूंगा। तो ये जो कोण बनेगा वो सारे कोण कितने डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री कोण बनेंगे। तो ऐसे ही मुझे अगर इसके लंबवत अभिलंब खींचना है तो मैं यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींचूंगा और इसे वक्रता केंद्र C से मिला दूंगा। तो ये मुख्य अक्ष यहाँ पे अभिलंब का ही कार्य कर रहा है। और परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितने कोण बनाते हुए आपतित होती है वापस उतना डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसलिए मुख्य अक्ष के साथ अगर कोई प्रकाश किरण थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो वापस थीटा कोण बनाते हुए ही परावर्तित हो जाती है। तो ये नियम भी अपन लिख सकते हैं। चौथा नियम अपन ने क्या पढ़ा कि यदि प्रकाश किरण थीटा कोण बनाते हुए आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, आपतित होती हैं
तो वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, जिस कोण से प्रकाश किरण क्या हुई है, आपतित हुई है। तो ये अपन को चारों नियम ध्यान रखने हैं कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये चारों नियम हमने किससे ज्ञात किए, उसी परावर्तन के नियम से ज्ञात किए हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, परावर्तन के नियम में बराबर होते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से वास्तव में इन नियमों से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा कि अवतल दर्पण से वास्तव में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की क्या क्या स्थितियां होगी, जो अपन ने पढ़ी कि वो जो दर्पण होगा उसके सापेक्ष कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बिंब जिसका अपन को प्रतिबिंब बनाना है, उसको अपन अनंत पर रख सकते हैं, अनंत या सी के मध्य रख सकते हैं, उसको अपन वक्रता के अंदर सी पर रख सकते हैं, सी और फोकस के मध्य रख सकते हैं, और फोकस और ध्रुव के मध्य रख सकते हैं। तो ये इतनी सारी उसकी 500 परिस्थितियां होगी। तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, जब बिंब या ऑब्जेक्ट जिसका अपन को प्रतिबिंब बनाना है वो उस अवतल दर्पण के कहाँ हो, अनंत दूरी पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर हो, अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर हो, तब क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण सबसे पहले अपन, तो जब बिंब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो क्या होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपन का अवतल दर्पण, ये उसका ध्रुव P, ये इसका कहीं फोकस बिंदु और ये इसका कहीं वक्रता केंद्र। अपन का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं अनंत पर स्थित है, अनंत पर किसी बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण अनंत से उस बिंदु से उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, आई, अगर वो इस मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के नियम से अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से या अगर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तो ये परावर्तित किरण क्या होगी, इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। अपन को क्या करना है, अपन को कोई दो प्रकाश किरणें लेनी है। अभी अपन ने जो 4 नियम पढ़े थे उनमें से कोई 2 नियमों को लगाना है, दो प्रकाश किरणें आपतित करवानी है, और जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक प्रकाश किरण अपन ने ले ली जो मुख्य फोकस से गुजर रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। मान लीजिए दूसरी प्रकाश किरण को इस सी से होकर गुजर रही है, इस वक्रता के अंदर सी से होकर गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण इस वक्रता के अंदर सी से होकर गुजर रही है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता के अंदर सी से होकर गुजर रहा है, सी से होकर गुजर रही है, तो वापस वो सी से होकर ही वापस परावर्तित हो जाएगी, यानी कि जिस मार्ग से वो आई है वापस उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो अब अपन देखते हैं कि दोनों प्रकाश किरणें कहां पर काटी। एक प्रकाश किरण आई मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण आई इस वक्रता के अंदर सी से और वापस इसी माध्यम से या इसी मार्ग से वापस लौट गई। तो दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को कहां काटा, इस मुख्य फोकस पर। तो इस मुख्य फोकस पर काटा तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाएगा, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तव में हमारा जो प्रतिबिंब था वो कैसा था, ऐसा था, सीधा था। हमारा जो बिंब था वो ऐसा सीधा था, और जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन गया, उल्टा बन गया, और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। बिंब जो हमारा अनंत पर स्थित है वो बहुत बड़ा है, उसकी आकृति बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें इतना सा प्राप्त हुआ, छोटा सा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंब की अपेक्षा बहुत छोटा, बिंब की अपेक्षा बिंदुवत बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। जब अगर अपन का बिंब, अपन का ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तव में दो प्रकाश रेखाएं आई और एक दूसरे को काटा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, भाई उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब ऐसे सीधा था तो प्रतिबिंब कैसे बन गया, उल्टा बन गया। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, यानी कि बिंदुवत बनेगा। ये अपन ने पढ़ा कि जब प्रकाश किरण
जब हमारा बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो, तो किस तरीके की परिस्थिति बनती है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब बिंब अनंत व सी के मध्य हो, यानी या इसे कह सकते हैं सी से परे, सी से कहीं दूर, यहीं आसपास कहीं स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये अपन का जो बिंब है या ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे स्थित है, अनंत और सी के मध्य यहाँ पे स्थित है भाई। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। अब वही अपन कोई दो किरणें लेते हैं, उनको एक दूसरे को परावर्तन के नियम से उनको आपतित करके परावर्तित कर देते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे को किसी बिंदु पर कटवा देते हैं, काट देते हैं। यानी कि जहां पर जो बिंदु, वहां पर जो दोनों आपतित किरणें या परावर्तित किरणें जहां पर दोनों काटेगी, वहीं पर अपन का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखिए, इससे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस बिंब से आकर इस मुख्य फोकस से गुजर रही है। जब प्रकाश किरण आई और मुख्य फोकस से गुजरी, तो परावर्तन के पश्चात अभी अपन ने पढ़ा था क्या होगा, वो इस मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर गुजर जाएगी। ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गई। अब अगर प्रकाश किरण एक और अपन को दो किरणें लेनी है और उनको क्या करना है, क्रॉस करवाना है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वहीं पर वास्तव में क्या हो जाएगा, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब मान लीजिए प्रकाश किरण आई, इस पोलर पी पर आई, इस पोलर पी पर या इस ध्रुव पी पर कोई कोण बनाते हुए आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात वो वापस जिस कोण से आपतित हुई है, वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरण आई और यहाँ पे परावर्तित हो गई, यह प्रकाश किरण आई और ऐसे परावर्तित हो गई। तो अब दोनों किरणें कहाँ पर काटी, इस बिंदु पर काटी। ये बिंदु कहाँ पर है, वक्रता त्रिज्या सी और फोकस एफ के मध्य स्थित है। तो ये जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, वक्रता त्रिज्या सी और फोकस एफ के मध्य। जब अपन ने बिंब को अनंत और सी के मध्य लिया, तो जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, वक्रता त्रिज्या सी और फोकस एफ के मध्य। प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, क्योंकि अपन का बिंब सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा बना। बिंब की साइज की अपेक्षा प्रतिबिंब की साइज क्या है, कम है। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा या इमेज जो हमें प्राप्त होगी, वो कैसी होगी, बिंब की अपेक्षा छोटी होगी। तो अपन लिख सकते हैं कि अपन का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब है वो अनंत और सी के मध्य बनेगा। अगर अनंत और सी के मध्य बिंब स्थित है, तो अपन का जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के मध्य बनेगा, सी व एफ के मध्य, यानी वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के मध्य अपन का जो प्रतिबिंब बनेगा। अब अपन पढ़ेंगे और जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वास्तव में बना, क्योंकि वास्तव में दो प्रकाश किरणें आई और एक दूसरे को काटा, हमने खुद ने देखा, वास्तव में प्रकाश किरणें बनी, वास्तविक बना। और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक बना, उल्टा बना, और प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। बिंब की साइज की अपेक्षा प्रतिबिंब की साइज वो क्या थी, छोटा, तो अपन लिख सकते हैं छोटा। तो ये जब अपन ने पढ़ा कि जब बिंब अनंत और सी के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब तीसरी परिस्थिति अपन पढ़ते हैं कि जब प्रतिबिंब कब हो, कहां पे हो, जब प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या सी व फोकस, जब प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या सी पर स्थित हो, तो क्या होगा, इसको समझते हैं। अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि जब अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर बनता है। फिर अपन ने पढ़ा कि अनंत और सी के मध्य हो तो फोकस और वक्रता त्रिज्या सी के मध्य बनता है। अब जब प्रतिबिंब सी पर हो तो कहां बनता है। अब मान लीजिए ये है अवतल दर्पण और ये है फोकस बिंदु एफ, वक्रता त्रिज्या सी। मान लीजिए जब बिंब वक्रता त्रिज्या सी पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर बिंब वक्रता त्रिज्या सी पर है और इससे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। अपन को करना क्या है, अपन को कोई दो प्रकाश किरणें आपतित करवानी है और उन्हें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से क्रॉस करवा देनी है। क्रॉस जबरदस्ती नहीं करवानी है, क्रॉस अपने आप हो जाएगी। दूसरी अपन ने कोई प्रकाश किरण ली, मुख्य फोकस से गुजरी, मुख्य फोकस से अगर गुजरी है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर गुजर जाएगी। तो अब देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटा, दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि अगर
अगर बिंब सी पर स्थित है यानी वक्रता त्रिज्या पर स्थित है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, वो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर, यानी कि सी पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। और सी प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो बिंब की साइज होगी और प्रतिबिंब की साइज होगी, ये दोनों क्या होगी, समान होगी, दोनों बराबर होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी, प्रतिबिंब वास्तव में बना इसलिए प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और उल्टा बनेगा। और जो आकृति होगी या जो आकार, वो किसके समान होगा, बिंब के समान या बिंब के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जब वक्रता त्रिज्या पर अगर बिंब स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और बिंब के समान साइज का बनता है। तो अपन ने अगली कंडीशन पढ़ी कि जब बिंब कहां पे हो, वक्रता त्रिज्या सी पर स्थित हो। अगला अपन पढ़ते हैं कि जब बिंब कहां पे स्थित हो, जब बिंब मान लीजिए, अब बिंब को अपन ने और नजदीक लेके आए अपन ने, अब अपन ने बिंब को या ऑब्जेक्ट को अपन ने कहां पे सेट किया, वक्रता त्रिज्या सी और फोकस एफ के मध्य। अपन ने सबसे पहले अनंत पर रखा, पहले अपन ने अनंत पर रखा, फिर अनंत और सी के मध्य रखा, फिर सी पर रखा, अब अपन सी और एफ के मध्य रखते हैं। तो क्या होता है, जब इन सी व एफ के मध्य स्थित हो तो क्या होता है कि जब अगर बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट सी और एफ के मध्य स्थित हो तो क्या होता है। अब वही अपन को दो प्रकाश किरणें लेनी है, उन्हें आपतित करवाना है, और जहां पर दोनों क्रॉस करेगी, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेगी, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए, ये एक प्रकाश किरण कोई आई, इस मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो मुख्य अक्ष अगर समांतर आ रही है तो कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी अपन ने कोई प्रकाश किरण ले ली, अगर वो मुख्य फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष, देखिए वापस समझिए, मैं वापस बनाता हूं देखिएगा। अगर प्रकाश किरण आई सी और एफ के मध्य स्थित है, और हमारा बिंब कहां स्थित है, सी और एफ के मध्य। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो वो कहां से गुजर जाएगी, वो इस फोकस से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरे अपन एक कोई प्रकाश किरण और गुजार लेते हैं, मान लीजिए इस ध्रुव से गुजार लेते हैं। कोई प्रकाश किरण ध्रुव के साथ मुख्य अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित हुई, तो जिस कोण से वो आपतित हुई वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए, दोनों आप परावर्तित किरणें कहाँ काटी, इस बिंदु पर काटी, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहां पर बना, हमने बिंब को लिया सी और एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब अनंत और सी के मध्य बना, अनंत और सी के मध्य इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब इस बार जो प्रतिबिंब बना तो उल्टा ही है, लेकिन जो प्रतिबिंब का साइज, जो प्रतिबिंब का आकार है, वो बिंब के आकार से क्या है, बड़ा है। तो प्रतिबिंब बिंब के आकार से बड़ा बना। तो प्रतिबिंब बना कहां, पहले तो सबसे अपन ये देख लेते हैं, प्रतिबिंब सबसे पहले बना कहां, तो प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य कहीं पे बना, अनंत और सी के मध्य बना। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना वास्तव में बना, क्योंकि वास्तव में दो रेखा आई, दो परावर्तित किरणें आई और एक दूसरे को काटी, हमने खुद ने देखा। और प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। और जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार से बड़ा है, बिंब के आकार से बड़ा। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा बना। अपन ने 4 कंडीशनें पढ़ी, जब अनंत पर हो, अनंत या सी के मध्य हो, सी पर हो, या सी और एफ के मध्य होता है। अब क्या होता है कि जब अब अपन अगली परिस्थिति में लाते हैं, इस बिंब को ओ इस दर्पण के नजदीक लाते हैं। अब अपन इस बिंब को फोकस पर रखते हैं। क्या होगा कि जब अपन बिंब को मुख्य फोकस पर रखते हैं या बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इसको थोड़ा समझते हैं। जब बिंब कहां स्थित हो, जब बिंब फोकस पर स्थित हो,
जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या होगा? ये अपने अवतल दर्पण लिया, इसका मुख्य फोकस ये वक्रता केंद्र। अब अपन का बीम कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। तो अपन ने वही इस बीम से दो किरणें ले ली, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर ली। अगर अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो परावर्तित किरण कहां से लौट जाएगी? फोकस बिंदु से लौट जाएगी, फोकस बिंदु पर से परावर्तित हो जाएगी। अगर अपन दूसरा प्रकाश किरण लेते हैं, वो इस पोलर P पर लेते हैं। अगर पोलर P पर लेते हैं, ऐसे अपन कोई सी भी दो किरणें ले सकते हैं। पोलर P पर लेते हैं तो जिस कोण से पोलर P पर आपतित की है, वापस उसी कोण से पोलर P से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। वापस उसी कोण से पोलर P पर P से परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार जो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं अनंत पर जाकर एक दूसरे को दोनों क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो जो अगर अपन का जो प्रतिबिंब है, अगर अपन का बिंब अगर मुख्य फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा? तो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर अपन का बिंब मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वो अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और बिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। वास्तव में ये किरणें आगे जाकर एक दूसरे को कहीं अनंत पर काटेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि बिंब की साइज तो बहुत छोटी, प्रतिबिंब की साइज कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। तो ये अपन ने पांचवी कंडीशन पढ़ी कि जब प्रतिबिंब कहां पे हो? जब बिंब कहां पे हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। अब अपन अंतिम और पांचवी स्थिति पढ़ते हैं कि क्या होगा जब अपन बिंब को और नजदीक ले आए, इस दर्पण के और नजदीक ले आए तो क्या होगा? अगर अपन इस बिंब को इस ध्रुव P और फोकस के मध्य कहीं स्थित कर दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसको थोड़ा समझते हैं। अब क्या होगा अगर मान लीजिए अपन का जो बिंब है वो इस फोकस F और इस ध्रुव P के मध्य कहीं स्थित है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? इसको अपन थोड़ा समझते हैं। ये लीजिए अपन ने इस बिंब को यहाँ पे स्थापित कर दिया। कहां पे? फोकस F और ध्रुव P के मध्य। जैसे ही प्रकाश किरण आई इस मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। इस तरीके से अपन को दो प्रकाश किरणें लेनी है, उसको परावर्तन के जो अपन अभी 4 नियम पढ़े थे उनमें से कोई 2 नियम लगाना है, परावर्तित करवानी है, और जहां पर दोनों परावर्तित होकर एक दूसरे को काटेगी वहां पे प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वापस वो कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। एक नियम अपन ने ये लगा दिया। दूसरा अपन ये वाला लगा लेते हैं कि प्रकाश किरण आई इस ध्रुव पर टकराई और परावर्तन के पश्चात क्या हुआ? परावर्तन के पश्चात वापस जिस कोण से आई उसी कोण से वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। वापस उसी कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। जिस कोण से आई वापस उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। अब अपन इन किरणों को देखकर ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये किरणें यहाँ पे तो एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, क्योंकि ये किरणें यहाँ से एक दूसरे से क्या जा रही है? दूर जा रही है। तो यहाँ से तो एक किरणें एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो किरणें इस तरफ कहीं एक दूसरे को काटेगी और वास्तव में किरणें काटेगी नहीं। अपन को क्या लगेगा? अपन के यहाँ को लगेगा यार ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ से किसी कोई बिंदु पर आ रही है। तो अपन को जो प्रतिबिंब लगेगा, अपन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर है ना, दर्पण के इस तरफ कहीं किसी बिंदु पर अपन को इसका प्रतिबिंब निर्मित होता दिखाई देगा। तो ये जो इस बार प्रतिबिंब बना है यहाँ पे वास्तव में रेखाएं काटी नहीं, इसलिए जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है। प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। प्रतिबिंब कहां पर बना? तो दर्पण से परे बना, दर्पण से इस तरफ बना, दर्पण से परे, दर्पण से दूर बना, है ना। और प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब काल्पनिक बना। वास्तव में प्रकाश रेखाएं कहां काटी? वास्तव में तो प्रकाश रेखाएं दूर जा रही है एक दूसरे से, तो वास्तव में जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? काल्पनिक बना। और प्रतिबिंब इस बार कैसा बना? सीधा बना। हर बार प्रतिबिंब क्या होता है? नीचे बनता है, उल्टा बनता है। इस बार प्रतिबिंब सीधा बना। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जब प्रकाश
जब अपन बिंब को फोकस C और F के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। इस तरीके से अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की सारी घटनाएं पढ़ी, सारी परिस्थितियां पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो ही परिस्थितियां हैं। जब प्रतिबिंब ये अपन ने द्वारक लिया और अगर अपन उसकी अंदर की तरफ पॉलिश कर दे तो कैसा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स दर्पण। अब इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इस तरफ होगा, क्योंकि ये जो दर्पण है वो इसका जो वक्रता है वो इस तरफ है, तो वक्रता त्रिज्या C भी इस तरफ होगी वक्रता केंद्र, और फोकस भी कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अब इससे दर्पण बनाने के लिए, इस दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन दो परिस्थितियां लेते हैं। जब दर्पण अपन का यहाँ पर कहीं स्थित हो, है ना, इस अवतल दर्पण के सामने कहीं पर स्थित हो, तो पहली परिस्थिति क्या है, जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने हो, जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहां पे बनेगा, इसको समझते हैं। जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने हो, भाई और कहां रखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे कोई न फोकस है न वक्रता त्रिज्या, वो सारे तो यहीं आ गए, तो इसमें एक ही परिस्थितियां बनेगी, जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने हो। अब सामने हो, अब अपन क्या करते हैं, एक कोई प्रकाश किरण है उसको अपन यूज, अब फोकस तो यहाँ पे रह गए, अपन मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, इसको फोकस को केंद्र में रखकर यहाँ से यहाँ पर अपन को एक प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पे आपतित हो रही थी, अपन ने तो इस तरीके से इसको आपतित करवाया कि ये फोकस से गुजरे, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में दर्पण आ गया, तो ये प्रकाश किरण वापस क्या हो जाएगी, यहीं से परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन के नियम से ये वापस कहाँ जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। दूसरी अपन ये कोई और किरण, प्रकाश किरण लेते हैं जिसको अपन वक्रता के अंदर C से गुजारते हैं, तो ये अपन को क्या लगेगा कि ये किरण पीछे से इधर से कहीं आ रही है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर आई और वापस इधर चली गई, और अपन को लगेगा कि ये प्रकाश किरण इधर पीछे से कहीं आ रही है। दूसरा, अपन ने कोई प्रकाश किरण लिया और उसको वक्रता त्रिज्या C को ध्यान में रखकर यहाँ से गुजराने का प्रयास किया, लेकिन प्रकाश बीच में ये दर्पण आ गया, तो प्रकाश किरण वापस जिधर से आई है वापस उधर से ही चली जाएगी, और अपन को लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से कहीं आ रही है। प्रकाश किरण इधर से आई और वापस इधर ही चली गई, एक प्रकाश किरण इधर से आई जिसको अपने फोकस से होकर गुजारना चाहा था, लेकिन बीच में दर्पण आ गया, इसलिए ये वापस इधर मुख्य अक्ष से चली गई। अपन को लगेगा कि यार ये प्रकाश किरण इधर से पीछे से कहीं आ रही है, और ये प्रकाश किरण अपन को लगेगा इधर पीछे से कहीं आ रही है। तो वास्तव में दोनों किरणें कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, इस बिंदु पर, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तव में प्रकाश किरणें काटती नहीं, अपन को ऐसा आभास हुआ कि दोनों किरणें कहाँ से आ रही है, दोनों किरणें यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में किरणें तो यहीं से टकरा कर वापस चलेगी, लेकिन अपन की आंख को ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा नहीं, अपन को प्रतिबिंब का आभास होगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और फोकस दर्पण के इस तरह बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा छोटा। तो ये अपन का एक ही परिस्थिति है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज अपन ने अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है ये सीखेंगे। अपने अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के मध्य क्या संबंध होता है, और दर्पण समीकरण क्या होती है। इसी के साथ अपन का प्रकाश का परावर्तन पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे